नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक होगा हमारा गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल देखिए। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल जिसकी फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, देखा छुआ नहीं जा सकता, ऐसी एसेट है ये आपकी, इसकी कुछ वैल्यू है। इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantageous position, due to which enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए ए और बी का बिजनेस है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। 3 लाख से इन्हें बिजनेस शुरू किया, और मान लो ये शुरू किया इन्होंने 1 अप्रैल 2015 से, और अब आपका सेशन आ गया 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ये करंट ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर आपका। और आज की डेट है, मान लीजिए आज हो गई 9 मई 2020। ये बिजनेस इन्होंने शुरू किया था 1 अप्रैल 2015 में। ए और बी ने अमाउंट लगाया था 3 लाख, ये शुरू की कैपिटल लगी हुई है इनकी। और ये बैलेंस शीट है, मान लीजिए 31 मार्च 2020 को। ध्यान से सुन, देखिए डेट्स। ये वो डेट है जब बिजनेस शुरू हुआ था, ये वो डेट है जिस डेट की बैलेंस शीट है, और ये वो डेट है जब इसको ख़रीदा जा रहा है। और इस डेट को चेंज कर लेते हैं, मान लो ये डेट भी ये 1 अप्रैल 2020 को ही ख़रीदा जा रहा है, आसान होगा समझने में। जिस डेट की बैलेंस शीट है ये 31 मार्च 20, उसी डेट को, एक दिन का भी फ़र्क नहीं रखते हम, 31 मार्च 2020 जिस डेट की बैलेंस शीट है उसी डेट को इस बिज़नेस को ख़रीदा जा रहा है। बिज़नेस को ख़रीदने का मतलब क्या हुआ, अभी इस बिज़नेस के ओनर कौन है, ए और बी। कैपिटल लगी हुई है 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख कैपिटल लगी हुई है। और क्रेडिटर्स हैं इनके 50,000, सप्लायर्स को पैसा देना है। कैश है इनका 20,000 इनके पास। बिल्डिंग है 1,80,000, फर्नीचर है 30,000, मशीन है 1 लाख और स्टॉक है 20,000। टोटल एसेट्स हैं 3,50,000। अब ख़रीदने वाला है इस बिज़नेस को सी ने ख़रीदना है। कब ख़रीद रहा है सी, इसकी डेट 31 मार्च 2020, इस डेट को ये बैलेंस शीट है। अब अगर सी को ये बैलेंस शीट दिखाई जाए, कौन दिखा रहे हैं, ए और बी, कि हमारा ये बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस के लिए कितना अमाउंट सी पे करेगा, यानी कि ए और बी की जगह कौन आ जाएगा, सी। अभी ओनर कौन है, ए और बी। लेकिन जब इस बिज़नेस को सेल कर दिया जाएगा, सी से परचेज कर लेगा, तो कैपिटल अब ए बी की नहीं रहेगी, इसमें ओनर कौन बन जाएगा, सी। तो ए बी को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा ना, ऐसे बिज़नेस नहीं छोड़ेगा ना वो अपना। अब क्वेश्चन ये है, इस बिज़नेस का कितना अमाउंट सी पे करे। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा भाई। सी पैसा क्यों देगा, क्योंकि इसके पास एसेट आ जाएंगी। कौन सी एसेट आ जाएंगी, ये कैश, ये सी का हो जाएगा, बिल्डिंग सी की हो जाएगी, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, ये सारी एसेट सी की हो जाएंगी, इसलिए सी को पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल ऑफ एसेट्स है कितना, 3,50,000।
लेकिन ये जो लायबिलिटी है बैलेंस शीट में क्रेडिटर, ये भी तो सी की हो जाएगी। तो सी इतना अमाउंट कम कराएगा, वो इतने पैसे नहीं देगा, वो कहेगा भाई क्रेडिटर के भी तो मुझे देने हैं, तो ये लेस करो। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है क्रेडिटर, ये माइनस करेंगे। तो कितना अमाउंट हो गया? 3 लाख। और 3 लाख वो अमाउंट है जो किसने इन्वेस्ट किया था? ए और बी ने। तो 3 लाख दे देते हैं किसको? ए और बी को। कौन देगा? सी। जब ए और बी को अपनी कैपिटल वापस मिल जाएगी तो वो इस बिज़नेस को छोड़ देंगे और ओनर कौन बन जाएगा? सी। लेकिन ए और बी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे ठीक है 3 लाख तो हमने लगाया था, वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? ये बिज़नेस कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। अब ये सेल कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। तो इस टाइम में 15, 16, 17, 18, 19 और 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 साल हो गए इन्हें बिज़नेस करते हुए। जब बिज़नेस शुरू किया था फर्स्ट ईयर इनको नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था। नेक्स्ट ईयर 5% प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर 10%, करते करते मान लो आज ये 20% प्रॉफिट पे आ गए। आज इनके प्रॉफिट 20% है। अब सी के पास 2 ऑप्शन हैं। क्या? या तो वो नया बिजनेस स्टार्ट करे, या वो परचेज करे। क्या? बिजनेस ऑफ ए एंड बी। 2 ऑप्शन है उसके पास। सी को तो बिजनेस शुरू करना है, या तो वो नया बिजनेस शुरू करे जैसे कभी 5 साल पहले ए और बी ने शुरू किया था, या वो ए और बी का चलता हुआ बिजनेस खरीद ले। अगर वो नया बिजनेस शुरू करता है तो ठीक इसी तरह से जैसे पहले साल इनको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो इसका भी हो सकता है लॉस हो जाए, या हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस हो, या प्रॉफिट बड़े कम हो। लेकिन अगर रनिंग बिजनेस को खरीदे तो खरीदते ही इसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। कितना? 20%। ये रहा। अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेटर है? नया बिजनेस खरीदना या रनिंग बिजनेस को परचेज करना? तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है जहाँ ज़्यादा रिटर्न है वही बिजनेस, वही ऑप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ तो खरीदते ही 20% रिटर्न मिल रहा है, तो वो इस बिज़नेस को परचेज करना प्रेफर करेगा। लेकिन ए और बी, इनको ये बिज़नेस 3 लाख में सेल करने में नुकसान है, क्योंकि इनका ये जो प्रॉफिट अर्निंग है, ये जो प्रॉफिट है जो अभी किसको हो रहे थे? ए और बी को। ये प्रॉफिट किसको होने शुरू हो जाएंगे? सी को, क्योंकि फर्म का नाम सी को पास चला जाएगा और पूरी फर्म का बिज़नेस सी के पास चला जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने 5 साल में इस फर्म की रेपुटेशन बनाई है, कुछ है इस फर्म के पास ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसकी वजह से इनको 20% प्रॉफिट अर्न हो रहा है, विच इज़ मोर देन नॉर्मल। इनके एफर्ट्स हैं। तो ए और बी इस अमाउंट के लिए, इस प्रॉफिट के लिए जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड करेंगे। मान लीजिए उन्होंने डिमांड किया भाई हम 3 लाख नहीं, हमें तो 3,30,000 दोगे आप, तब हम अपना बिजनेस सेल करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन, अब ये इसका मतलब जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट है, बुक वैल्यू कैसे आई ये बड़े ध्यान से समझना है। टोटल ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसका जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिसाइड हुआ मान लीजिए 3,30,000। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है। कौन देगा? सी। किसको? जिसका वो बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दिया? 30,000। ये गुडविल है।
अब क्वेश्चन है 30,000 एक्स्ट्रा क्यों, 40 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं। तो इसे कैलकुलेट करने के आगे मेथड हैं, वो मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो परचेज कंसीडरेशन ज़्यादा पे किया किससे, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू से, किसने, परचेजर ने। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है ये गुडविल है। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे मशीन दिखाई देती है, बिल्डिंग दिखाई देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है, इसकी वैल्यू रेपुटेशन की वैल्यू है, जिसकी वजह से इसको मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं फर्म को। दोबारा फिर देख लीजिए इसका डेफिनेशन, मीनिंग इसका। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। बाकी हो सकता है फर्म नॉर्मल रेट है उनका 10% हो, लेकिन इसका कितने परसेंट है, 20%, तो एक्स्ट्रा इसकी पोजीशन अच्छी है। ड्यू टू विच एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर मान लो ये सी से परचेज कर लेता है इस बिज़नेस को, तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के वो कंटिन्यू करेगा इस प्रॉफिट को अर्न करना जो 20% के रेट से हो रहा है। इसके बाद अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, ये इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वैल्यू है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। ऐसा नहीं हो सकता है ये फॉर्म तो रहे ए और बी के पास और वो इसकी गुडविल सी को भेज दें, वो बिज़नेस के साथ ही जाएगी, बिज़नेस से अलग गुडविल नहीं हो सकती। यानी कि फॉर्म को सेल करते हुए उसकी गुडविल सेल की जाती है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, इसकी वजह से हायर प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। तो इट ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली। अगर ये सी खरीद लेता है बिजनेस को ए और बी के, तो जो ए और बी के कस्टमर है वो रेगुलरली इसी बिजनेस में आएंगे, जिसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, सी को, गुडविल की वजह से। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब कई फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल होने की वजह से गुडविल होती है, जैसे लोकेशन एडवांटेजेस, एक अच्छी लोकेशन पे बिजनेस है आपका, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रांड्स अच्छा बना लिया आपने, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स राइट्स हैं आपके पास, मार्केट में रेपुटेशन है, इन वजह से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होगी। देन वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन हु इज़ इवेल्युएटिंग गुडविल। वो कौन सा मेथड लगा के गुडविल को कैलकुलेट करता है, तो सब्जेक्टिव है। ये नहीं कोई भी गुडविल की वैल्यू लगाएगा वो एक ही आएगी, अलग अलग मेथड से वो जिस तरह से बिज़नेस को सेल करने वाला या उसे परचेज करने वाला जो एग्री होंगे जिस मेथड पे, उसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। और द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड, ये इसको समझिए क्या कह रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड। जैसे यहाँ ए और बी ने इस प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया जो से 20% की रेट से हो रहा है, तो ये क्योंकि अगर बिजनेस इन्हीं के पास रहता तो प्रॉफिट इन्हीं को होते, अब इन्होंने बेच दिया तो प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, ये 30,000। तो सेक्रीफाइस करने की वजह से ये पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी फीचर्स हो गई, मीनिंग और फीचर्स। उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 26, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। अब इसको भी इसी एग्जांपल में समझिए। यहाँ ए और बी की बैलेंस शीट है और इस फर्म की गुडविल भी है क्योंकि रेपुटेशन है, नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन बुक्स में नहीं दिखाई। इसी बिजनेस को जब सी परचेज करेगा, और कितने में परचेज करेगा, 3,30,000 में,
तो बिजनेस की तब भी गुडविल है। सी अपनी बैलेंस शीट में इसको दिखाएगा, सी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सी ने इसके लिए पेमेंट की है। तो सी के लिए ये गुडविल परचेज्ड गुडविल होगी। और अगर ए और बी इसको नहीं बेचें सी को, तो ये गुडविल ए और बी की है, गुडविल तो तब भी है फर्म की। लेकिन ए और बी अपनी बैलेंस शीट में से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ए और बी के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इन्होंने खुद बनाई है, खुद मेहनत की है 5 साल। सी ने इसको खरीदा है। तो अगर गुडविल के लिए पेमेंट की गई है तो बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। लेकिन अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उसे बुक्स में नहीं दिखाना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। फिर पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है। गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। जब तक उसके लिए कंसिडरेशन ना दिया जाए, उसे खरीदा ना जाए, तब तक उसे बुक्स में नहीं दिखाना है। तो 2 तरह गुडविल होगी, एक तो सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड गुडविल। देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अगर खुद गुडविल बनाई है, बिजनेस शुरू किया है, गुडविल के लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, तो उसे बुक्स में नहीं दिखाना है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ऑन द अदर हैंड परचेज्ड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपने परचेज की है गुडविल, रनिंग बिजनेस को परचेज किया, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की है, देन इट विल बी शोन इन द बुक्स, उसे बुक्स में दिखाएंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। तो विच टाइप ऑफ गुडविल विल बी शोन इन द बुक्स? परचेज्ड गुडविल। एंड विच टाइप ऑफ गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बुक्स? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेकेंड परचेज्ड गुडविल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत है? कब कब जरूरत पड़ती है गुडविल को कैलकुलेट करना? पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशो चेंज करें। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 इनकी रेशो है। अब ये डिसाइड कर रहे हैं रेशो चेंज करना 1:1:1। तो इसमें किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा। तो जब रेशो चेंज होगी तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। और कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए, व्हेन देयर इज चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो, ये ओल्ड रेशो है और नई रेशो डिसाइड की जा रही है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आएगी। लेकिन वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसमें एक याद कर लेनी है, व्हेन देयर इज चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो। जब पार्टनर्स की रेशो में चेंज हो तब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। दूसरा सिचुएशन, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। मान लो ए और बी पार्टनर है और नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है। उस वक्त भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए गुडविल की कैलकुलेशन होगी। तो 2 सिचुएशन होगी। फर्स्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, मान लो ए बी सी पार्टनर है और सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, या सी की डेथ हो गई, तो तब भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फर्म इज सोल्ड, ये तो मैंने एग्जांपल में कराया ही आपको। ए और बी ने अपना बिजनेस सेल किया किसको? सी को, तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। व्हेन फर्म्स अमलगामेट, अमलगामेट मतलब 2 को मिला के 1 कर देना। जैसे मान लो एक फर्म है ए और बी की,
और एक फर्म है सी और डी की, इनको मिला के एक फर्म बना देना जिसमें चारों पार्टनर हो जाएं, इसको बोलते हैं अमलगामेशन। दोनों फर्म को इकट्ठा कर देना, तो इन दोनों, इनकी एसेट और इनकी एसेट इकट्ठी हो जाएंगी, इसकी और इसकी लायबिलिटी इकट्ठी हो जाएंगी, चारों पार्टनर हो जाएंगे, अमलगामेशन होगा। उस वक्त भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अमलगामेशन। कन्वर्टेड इनटू कंपनी, आपके पास ए और बी पार्टनरशिप फर्म है और आप इसकी फॉर्म और बिजनेस को चेंज कर रहे हो, इसे क्या बना रहे हो आप, कंपनी, लिमिटेड कंपनी बना रहे हो मान लो, उस वक्त भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दीज आर द सिचुएशंस व्हेन गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स है गुडविल को अफेक्ट करते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट हो तो गुडविल अच्छी होगी, डिटेल समझ में आ जाएगा आपके। फेवरेबल लोकेशन होगी तो गुडविल बेटर होगी। फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स होंगे, जैसे लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट फेवरेबल प्राइस। लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्टैक्ट हो गया, कम प्राइस में आप लगातार, आपको फैसिलिटी मिल गई परचेज करने की। या लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्टैक्ट हो गया, हाई प्राइस पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। ऐसे रीजन जिनकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा लगातार, वो आपके गुडविल को इंक्रीज करेंगे। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना पुराना बिजनेस होगा गुडविल बढ़ती जाएगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर आपके पास पेटेंट राइट होंगे, पेटेंट राइट्स मीन्स राइट टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन और अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पेटेंट राइट अगर आपके पास हैं, लीगली आपके पास राइट्स हैं कि आप उस तरह की टेक्नोलॉजी, उस तरह का टेक्निक, उस तरह की इन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है, गुडविल आपकी इंक्रीज़ होगी। एक्सेस टू सप्लाईज़, अगर आपके पास अरेंजमेंट है, रेगुलर सप्लाईज आ रही हैं रॉ मटेरियल वगैरह की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिजनेस में, गुडविल इंक्रीज़ होगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होगा तो गुडविल इंक्रीज़ होगी। मार्केट सिचुएशन, जिसमें डिमांड है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में लगातार, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये पहले बता चुका हूँ। परचेज्ड गुडविल, जब कंसीडरेशन पे किया जाए। परचेज्ड गुडविल इज़ दैट गुडविल फॉर विच फर्म हैज़ पेड कंसीडरेशन, जिसके लिए आपने पेमेंट की हो, तो कौन सी गुडविल हो जाएगी, परचेज्ड गुडविल। जैसे यहाँ पर ये सी ने परचेज़ किया बिजनेस, 3 लाख की नेट एसेट्स हैं, लेकिन कंसीडरेशन कितना पे किया, 330, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया, 30,000, ये परचेज्ड गुडविल है। फीचर्स ऑफ परचेज्ड गुडविल, पहला अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये कब होगा, जब सी बिजनेस परचेज करेगा, ए और बी का रनिंग बिजनेस परचेज करेगा। सेकेंड, कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट, जब इसके लिए कंसीडरेशन दिया जाएगा। इट इज़ शोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में दिखाएगा जो परचेजर है, क्योंकि उसने इसके लिए पेमेंट की है। इट इज़ सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन पर्सन हु इज़ इवेल्युएटिंग गुडविल। अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट, इसको अमोर्टाइज किया जाता है, लगातार बुक्स में नहीं दिखाया जाता, एक बार दिखा के उसके बाद उसका अमोर्टाइजेशन भी होता है। डिपेंड्स अपॉन परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया जा रहा है, जैसे 30,000 देता है, ये सी की एक्सपेक्टेशन है, वो जितने का फ़ायदा होगा फ्यूचर में, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये इसकी फीचर्स हो गए। इसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, इट इज़ अर्न बाय एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ये ए और बी ने लगातार एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से ये इस रेट पर तक पहुँचे हैं। तो इनके एफर्ट्स से जो इसकी इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हुई, गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसीडरेशन, इसके लिए कंसीडरेशन नहीं दिया जाता, बट इट इज़ अर्न बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और पार्टनर्स। अब इसकी क्या फीचर्स हैं, इट इज़ जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर, जैसे इस बिज़नेस की गुडविल को बनाने में 5 साल लग गए इनको, तब 20% प्रॉफिट पे आई, जो नॉर्मल से ज़्यादा है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव,
नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस। अब यहाँ तो एविडेंस है, सी ने जब परचेज़ किया तो 3 लाख की नेट एसेट्स को 330 में परचेज़ किया, यहाँ एविडेंस है 30,000 एक्स्ट्रा दिया इसने, इसका एविडेंस है। लेकिन ए और बी ने कितने गुडविल क्रिएट की, उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है, उसका कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे बुक्स में नहीं शो करते। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।